नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी निगाहें, क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरों की बात। वाराणसी में आज से काशी तमिल संगमम का आयोजन। 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम में तमिलनाडु के सभी जिलों से करीब 2500 प्रतिनिधि आएंगे काशी। काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान, विज्ञान और सांस्कृतिक संबंध मजबूत करना है आयोजन का उद्देश्य। गुजरात में चुनावी सरगर्मियां चरम पर। दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन। वहीं पहले चरण के मतदान के लिए उम्मीदवारों के नाम की वापसी की भी आज आखिरी तारीख। 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए आगामी 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में होगी वोटिंग। अवैध खनन से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ। रांची में ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे हेमंत सोरेन। वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पूजा की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर आज सुना सकती है फैसला। केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने भ्रामक खबरों और आपत्तिजनक सामग्री को बताया चुनौती। सीआईआई बिग पिक्चर समिट 2022 में कहा, सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण। उत्तर कोरिया ने आज एक बार फिर पूर्वी समुद्री तट की ओर दागी एक बैलिस्टिक मिसाइल। दक्षिण कोरिया और जापान को अमेरिकी सहयोग के जवाब में कड़ी सैन्य कार्रवाई की धमकी देने के कुछ घंटे बाद उत्तर कोरिया ने उठाया कदम। और खेल की खबरों में भारतीय क्रिकेट टीम ने कल से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज से पहले की जमकर नेट प्रैक्टिस। कार्यवाहक मुख्य कोच वीवीएस लक्ष्मण ने मैच से पहले कप्तान हार्दिक पांड्या को बताया एक बेहतरीन लीडर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। वाराणसी में आज से काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के सभी जिलों से करीब 2500 प्रतिनिधि काशी आएंगे। कार्यक्रम के जरिए काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान, विज्ञान और सांस्कृतिक संबंध और अधिक मजबूत होंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय पूरी तरह सुसज्जित है भारतीयता के विशाल समागम के लिए। काशी और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक सेतु बंध को और मजबूत करने के लिए पूरे मास भर वाराणसी में काशी तमिल संगम का आयोजन हो रहा है, जो 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलेगा। इस आयोजन में तमिलनाडु के सभी जिलों से करीब 2500 प्रतिनिधि काशी आएंगे। काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान, विज्ञान, सांस्कृतिक और दार्शनिक संबंधों को मजबूत करना इस आयोजन का प्रमुख लक्ष्य है। काशी का और तमिलनाडु का बहुत घनिष्ठ संबंध है। हजारों सालों से ये संबंध है। केवल आध्यात्मिक संबंध नहीं, आध्यात्मिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक सभी प्रकार के संबंध है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देशन में आईआईटी मद्रास और काशी हिंदू विश्वविद्यालय इस समागम का आयोजन कर रहा है। महीने भर के इस आयोजन के तहत कुल 12 समूह पर काशी प्रवास पर आएंगे। इसमें छात्र, शिक्षक, कलाकार, हस्तशिल्पी, युवा, किसान और समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तमिलनाडु से लगभग 2500 लोग 12 ग्रुप्स में काशी विजिट करेंगे, यहाँ पर आएंगे और 2 दिन काशी को समझेंगे, काशी में रहेंगे और यहाँ की संस्कृति को समझेंगे और अपनी जो संस्कृति है उसको यहाँ पर शेयर करेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अनेक बौद्धिक सत्रों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। काशी आने वाले तमिल समुदाय के लोग
काशी विश्वनाथ धाम, गंगा आरती और नगर भ्रमण के साथ ही स्थानीय लोगों से संवाद भी करेंगे। वाराणसी प्रवास के बाद इनका प्रयागराज और अयोध्या के भ्रमण का भी कार्यक्रम है। काशी तमिल संगम को लेकर स्थानीय लोगों और आमजनों में जबरदस्त उत्साह है। Before 6th century, we have the proof of the Kashi and all the temples in the mentioned over there in Sangam literature, classical Tamil Sangam literature. एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करता काशी तमिल संगम दोनों विशिष्ट संस्कृतियों की सदियों पुराने संबंधों को जोड़ने, खोजने और पुनर्व्याख्यायित करने का एक प्रयास है। अगले एक माह तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में काशी तमिल संगमम होगा। निश्चित तौर से ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बलवती करेगा और यहाँ पर दिखेगा कि कैसे एक कुशल नेतृत्व में नए राष्ट्र का अभ्युदय हो रहा है, कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ सबल भारत और समग्र भारत बन रहा है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी। और काशी तमिल संगमम की संकल्पना और मूर्त रूप देने वाले चमू कृष्ण शास्त्री संस्कृत के विद्वान और भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष हैं। चमू कृष्ण शास्त्री से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। पूरी तरह तैयार है उत्तर और दक्षिण का सेतु बनने के लिए। भगवान शंकर की आध्यात्मिक नगरी, हमारी सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी, यहाँ पर एक महीने तक काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है और इसकी संकल्पना करने वाले और इस संकल्पना को मूर्त रूप देने वाले चमू कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं। आध्यात्म नगरी काशी का और तमिलनाडु का बहुत घनिष्ठ संबंध है। हजारों सालों से ये संबंध है। केवल आध्यात्मिक संबंध नहीं, आध्यात्मिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक सभी प्रकार के संबंध है। और तमिलनाडु में तो गांव में काशी विश्वनाथ मंदिर है, स्थान स्थान में काशी विश्वनाथ मंदिर है। रामेश्वरम से काशी तक, कावेरी तट से गंगा तट तक, और इस प्रकार के बहुत साहित्यिक और वैज्ञानिक संबंध है। इन संबंधों को और सुदृढ़ करना और लोगों को भाषा के माध्यम से जोड़ने के लिए और देश की अखंडता, एकात्मता, एकता, इसकी अनुभूति हो, सबका इसमें जोड़ना हो, इसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह आयोजन है। मद्रास IIT और BHU वाराणसी दोनों मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तमिलनाडु से सभी जिलाओं से 2500 प्रतिनिधियां 12 ग्रुप्स में यहाँ आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, टीचर्स, आर्टिसंस, बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स, लिटरेचर, स्पिरिचुअल, टेम्पल, रूरल, इस प्रकार के 12 ग्रुप बनाए हैं। निश्चित तौर से देखेंगे कि एक महीने तक यहाँ चलने वाला महाकुंभ उत्तर दक्षिण के सांस्कृतिक संबंधों को, बौद्धिक संबंधों को मजबूत तो करेगा ही, साथ ही साथ काशी और कांची की जो शैव परंपरा है और वो शैव परंपरा जो कि सत्यम शिवम सुंदरम के मंत्र को चरितार्थ करती है, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबल भारत, सशक्त भारत और समग्र भारत के रूप में यहाँ आपको दिखेगी। कैमरा पर्सन संदीप मूर्ति के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, काशी। और काशी तमिल संगमम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, वहीं आम जन भी इस आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित है। काशी तमिल संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत तमिलनाडु और काशी के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है उसको प्रदर्शित करने के लिए और कल्चरल एक्सचेंज के लिए इसको आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और चेन्नई के IIT और वाराणसी के जो BHU, इन लोगों के सहयोग से ये किया जा रहा है। वेद आर्यों के द्वारा निर्मित है और वही जो तमिल जो है वो भी वहाँ की जो भाषा है वो भी आर्य के द्वारा है
और चूंकि ये दोनों भाषाएं परस्पर मिली, यह संस्कृत मूल आधार है और तमिल में भी संस्कृत के 70-75% शब्द हैं, जिसको कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अन्य है। तो काशी और तमिल संगमम के द्वारा, जैसे आदि शंकराचार्य ने 4 मठों के द्वारा पूरे भारतवर्ष को एकता में पिरोया, उसी तरह से काशी और तमिल संगम के द्वारा एक तमिल जो साहित्य है उसको और काशी का जो साहित्य वेद से जो निस्तरित है, दोनों को एकीकरण करने के लिए, अर्थात उसको समझाने के लिए तमिलों के लिए, तमिल सभ्यों के लिए एक बहुत बड़ा सुअवसर है। हमारे काशी में हमारे माननीय सांसद नरेंद्र मोदी जी ने तमिल संगमन का आयोजन किया है, जिसमें मैं चाहती हूं कि सभी आएं और इसका आनंद उठाएं। ये ब्रह्मचारिणी दुर्गा घाट पर स्थित ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का मंदिर है और अति प्राचीन काल से द्वितीया तिथि को नवरात्र में द्वितीय दर्शन होता है इनका, और द्वितीया तिथि को इनका दर्शन प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। और नव दुर्गा सिर्फ काशी में ही ऐसे है जो स्वयंभू नव दुर्गा काशी के अंदर है, क्योंकि काशी के बाहर जितनी भी मूर्तियां हैं सब प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, प्राण प्रतिष्ठित है, लेकिन स्वयंभू मूर्ति जो है वो काशी के अंदर ही है। और ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, विशालाक्षी भगवती अन्नपूर्णा है और सिद्धपीठ विशालाक्षी का भी यहाँ मंदिर काशी के अंदर विद्यमान है, और उसी के अंतर्गत ये नव दुर्गा मंदिर है। जब यहाँ काशी में कोई मंदिर नहीं था तब ये बिंदु माधव मंदिर था। यहाँ पर ये अग्निबिंदु ऋषि ने गंडकी नदी नेपाल मुक्तिधाम में भगवान विष्णु की तपस्या आराधना करके और ये विग्रह प्राप्त किया, संपूर्ण शालिग्राम विग्रह है। यहाँ पर ला करके आनंद वन में इसका स्थापना किया, इसलिए अग्निबिंदु का बिंदु और माधव विष्णु का नाम इसलिए बिंदु माधव के नाम से हुआ। तो निश्चित तौर पर बेहद उत्साहित है न सिर्फ काशी के लोग बल्कि चेन्नई के लोग, और चेन्नई से जो 2500 लोगों का एक बड़ा ग्रुप आ रहा है, 12 अलग अलग ग्रुप्स में लोग बटे हुए हैं। तो तमाम ट्रेनें ऐसी हैं जिनमें स्पेशल कोचेस लगाए गए हैं ऐसे लोगों को लेकर आने के लिए। और चेन्नई से हमारी संवाददाता आयशा खानम जुड़ रही हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ पे। आयशा, किस तरह की जानकारी आप देंगी, और तमाम ट्रेनें भी चलाई गई हैं, आप क्या जानकारी उससे देंगी? आप भी क्या इसी तरह की एक ट्रेन पर सवार हैं? जी हाँ, बिल्कुल निखिल। अभी रामेश्वरम बनारस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। तमिलनाडु के राज्यपाल और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने हरी झंडी दिखाई स्टेशन से। अभी ये ट्रेन यहाँ से चल पड़ी है और हम देख सकते हैं छात्र इस ट्रेन में पहुंचे हैं। कई छात्र हैं जो IIT और IIIT मद्रास से यहाँ पर शामिल हैं। हम देख सकते हैं तमाम छात्र जो है ट्रेन में शामिल हैं। अब अभी हरी झंडी दिखाई गई है, तो ये तमाम लोग उत्सुक हैं, काशी के सफर पर निकले हैं और उन्हें तो बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए एक ऐसा अवसर प्रदान किया और एक ऐसा सेतु बनाया जिसके जरिए वो दो जो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति की केंद्र है काशी और तमिलनाडु, इन दोनों को जोड़ दिया है। ऐसे में छात्रों के लिए बहुत उत्सुकता की बात है, क्योंकि ये तमाम युवा छात्र जानने की कोशिश करेंगे आध्यात्मिक महत्व और इसका धार्मिक महत्व के साथ साथ विकास और किस तरह से इनोवेशंस और विकास दोनों सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, कई छात्र मेरे साथ हैं। आप काशी जा रहे हैं, हाउ एक्साइटेड आर यू? Feeling happy, very happy. Very happy. What do you want to see in Kashi? भगवान विश्वनाथ, गंगा नदी। इन लोगों का सबका ऑलरेडी प्लान है कि वो क्या क्या देखना चाहेंगे काशी में। आप क्या देखना चाहेंगे? विश्वनाथ मंदिर देखेंगे, अयोध्या जाने की तैयारी, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए जो है अयोध्या से भी सीधा उनका लगाव है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि रामायण में किस तरह से रामेश्वरम का महत्व है। यहाँ से राम सेतु यहीं पर है रामेश्वरम में, और वहां से भगवान राम ने लंका की ओर प्रस्थान किया था और उसके बाद जो सीता को वो वापस लाए थे, तो उसके बाद दिवाली का माहौल था। तो आज भी वो दिवाली का माहौल मैं इस ट्रेन में देख रही हूँ। कई सारे छात्र इस
इसके लिए तैयारी कर चुके हैं। देखिए बहुत खुश हैं ये लोग। इनसे पूछिए आयशा कि इन्होंने क्या तैयारियां की हैं इसके लिए, कितने एक्साइटेड हैं। एक्साइटमेंट तो इनका समझ में आ रहा है, कुछ तैयारियां भी की हैं इन्होंने, कुछ प्लान्स बनाए हैं। ओके, व्हाट प्लान्स हैव यू मेड? Kashi, seeing Kashi Vishwanath temple, and next we will second day we will see Prayagraj temple and Kashi. So what do you want to see in Kashi? Kashi Vishwanath temple. First day plan in Kashi Vishwanath temple. Second day plan Prayagraj temple or street and food फेस्टिवल। ओके, then इनके आइटिनरी में फूड फेस्टिवल भी शामिल है। जी। वो चाहते हैं कि काशी पहुंचने के बाद न केवल मंदिरों के दर्शन बल्कि वहाँ की तमाम जो क्विजीन्स हैं, वहाँ के जो इलाके हैं, लोकल इलाके, उन तमाम इलाकों में वो उसका अनुभव करना चाहेंगे। और कुछ छात्र इस बात की तैयारी कर चुके हैं। यू आर गोइंग टू काशी, हाउ एक्साइटेड आर यू? व्हाट आर योर प्लान्स इन काशी? அங்க போயிட்டு தமிழ் போல கலாச்சாரம் பண்பாடு பாக்குறதுன்னா, அது மட்டும் இல்லாம வந்து இந்த தமிழகத்துல இருக்கக்கூடிய காசி விஸ்வநாதர் கோயிலுக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய காசி விஸ்வநாதர் கோயிலுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒற்றுமைகளை பற்றியும் தமிழகத்துல இருந்து அங்க போனதா இல்ல அங்க। ओके, तो ये कह रहे हैं कि काशी एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थल है जहां पर उन्हें पहली बार इस बात का एहसास होगा कि कैसे काशी और रामेश्वरम तमिलनाडु जुड़े हैं और कैसे यहाँ का इतिहास जो है वो दोनों सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ता है। देखिए खास बात यह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये जोर दिया गया था कि कैसे छात्रों को शिक्षा के साथ साथ अपने देश की धरोहर, संस्कृति और जो प्राचीन काल है उसके बारे में उन्हें याद किया जाए, उसके बारे में भी उन्हें जानकारी दी जाए। तो ये एक नई अप्रोच है शिक्षा प्रणाली में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो यही वजह है कि कई भारी मात्रा में छात्रों को मौका मिला है और ये छात्र जो है आज इस ट्रेन पर सवार है। रामेश्वरम बनारस एक्सप्रेस जो है अगले 2 दिन तक हम आपको यहाँ से दिलचस्प बातें बताते रहेंगे। छात्र कैसे इसकी तैयारी की थी छात्रों ने और कैसे वो चाहते हैं कि वहां पहुंचने के बाद। एक और छोटा सा सवाल अगर संभव हो सके तो ये पूछिए इन छात्रों से कि ये जो पूरा आयोजन हो रहा है, जो दक्षिण और उत्तर की संस्कृतियों का मिलन है, किस तरह से इसको देखते हैं? इनको क्या लगता है कि इस तरह के आयोजन आगे भी होने चाहिए और ये इस आयोजन का कितना बड़ा महत्व है समझते हैं? या यू स्पीक। ओके, now they are organizing such big conference. Do you think there should be more such conferences in future? Yeah, it's very needed for education purpose. Thank you for Narendra Modi to give this opportunity. Yeah, what do you have to say to the Prime Minister? Thank you for giving. Okay, so you look forward to more such conferences? Yeah. जी, We are requesting our PM Modi to like this conference. We are getting more conference with them. देखिए ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को धन्यवाद कह रहे हैं और चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस तरह के और जो है उन्हें अवसर दे और इस तरह के ज्यादा से ज्यादा अवसर अगर उन्हें मिलते हैं तो वो जरूर जो नए भारत की जो प्रधानमंत्री का जो विजन है उस विजन को पूरा कर सकते हैं। और जो नई शिक्षा पॉलिसी है उसके तहत इन्हें ये तमाम चीजों का ज्ञात किया जा रहा है, उसके तहत वो एक नए भारत की बुनियाद रखने में कामयाब हो सकते हैं। तो रामेश्वरम और बनारस के बीच की ये ट्रेन जो है चल पड़ी है और कुछ ही देर में यहाँ पर छात्र अपनी जो तैयारी करके आए हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह को लेकर इन तमाम तैयारियों को आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और काशी पहुंचने तक का उनका सफर जो है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। जी बिल्कुल, आपकी यात्रा सुखद रहे और आपके साथ में जो भी छात्र हैं, जो भी लोग हैं, उनकी यात्रा सुखद रहे और ये यादगार बनने वाली है। तो निश्चित तौर पर आप भी सेटल डाउन हो जाइए, आप का काशी में भी स्वागत किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आयशा इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।
तो आप देख रहे थे कि किस तरह से काशी के लिए जो ट्रेन चली है रामेश्वरम से, वहां पर हमारी संवाददाता आयशा खानम उस ट्रेन में सवार थी। उन्होंने वहां पर मौजूद जो छात्रों का एक ग्रुप था उनसे बातचीत कराया। और अब आपको लिए चलते हैं काशी, वाराणसी लिए चलेंगे। हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा इस वक्त वाराणसी से, काशी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, अभी हमने जो ट्रेन आ रही थी काशी के लिए, इस आयोजन में भाग लेने के लिए कुछ छात्र आ रहे हैं, उनका एक दल आ रहा था, उनसे बातचीत की। बेहद उत्साहित हैं, बहुत प्रसन्नचित्त हैं, पुलकित हैं कि दो संस्कृतियों का मिलन है कहीं ना कहीं। एक बार जब इस युग में, आज के समय में जब ये कहा जा रहा है कि ये सांस्कृतिक नवजागरण का एक युग है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का, आध्यात्मिक पुनर्जागरण का युग है, ऐसे में दो संस्कृतियों का एक बार फिर से मिलन, उसका पुनर्व्याख्यायित करना कितना महत्वपूर्ण, किस तरह से व्याख्या आप करेंगे, क्या कुछ बताएंगे काशी से हमें? जी निखिल, अगर देखें तो समूचा विश्व देखेगा कि कितनी महान है हमारी सनातन संस्कृति, कितनी एकात्म है हमारी सनातन संस्कृति, कितनी विशद है, कितनी विविध है, और विविधता और विशदता के साथ साथ कितनी एकजुट है। जी। उत्तर और दक्षिण का क्षुद्र राजनीतिक हितों के कारण या जो भी कारण हो उसमें गए बगैर मैं ये कहूंगा कि उत्तर दक्षिण जैसा कोई विभेद है ही नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर भगवान शंकर हैं, यहाँ अगर देवाधिदेव महादेव हैं, तो तमिलनाडु के छोटे छोटे गांवों के नाम भी काशी से ही रखे जाते हैं। हजारों मंदिर जो है वो काशी विश्वनाथ के नाम से हैं। वहाँ के लाखों लोगों के नाम काशीनाथ जैसे हैं, काशीनाथ उपनाम जैसे हैं। और जो वहाँ की परंपरा है, अगर यहाँ पर हम गणेश की पूजा करते हैं तो वहाँ पर मुरुगन की पूजा होती है, कार्तिकेय की पूजा होती है। अगर यहाँ विनायक की पूजा होती है तो वहाँ भगवान कार्तिकेय और मुरुगन की पूजा होती है। और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो काशी में जो कि हृदय स्थल है, आध्यात्मिक स्थिति वो है, मेरु आध्यात्मिक नाभि केंद्र है हमारे सनातन संस्कृति का। सारे भारत के मतांतर, सारे भारत के संप्रदाय यहाँ पर सनातन संस्कृति के इस स्तंभ में आकर समाहित हो जाते हैं। यहाँ विशालाक्षी देवी का मंदिर है, यहाँ पर कांची कामकोट का पीठ का मंदिर है, यहाँ पर तमिलनाडु के नाम से अनेक मंदिर है। और सबसे बड़ी बात, पांड्य, चोल और जो शासक रहे, राष्ट्रकूट शासक रहे, और ये जो दक्षिण भारत के बड़ी जो शैव परंपरा के महान शासक रहे, उन्होंने काशी से भगवान के लिंग को ले जाकर, भगवान के शिवलिंग को ले जाकर वहां स्थापित करने की जब कोशिश की, और जिस विशेष बैलगाड़ी से या विशेष गाय से वो ले जा रहे थे, ऐसी कहानी है, तो वो जब तेनकाशी पहुंचने के बाद वो गाय वहां से बढ़ी ही नहीं, तो वहीं पर उन्होंने ही भगवान के विग्रह को, शिवलिंग को वहीं पर स्थापित कर दिया जो वो काशी से लेकर जा रहे थे। तेन काशी वहां पर है, काशी यहाँ पर है, तो उसे दक्षिण की काशी कहा जाता है। यहाँ पर वहां शिवगंगा नाम के शहर हैं, यहाँ पर अगर गंगा है तो वहां पर उतने ही कावेरी और गंगा के सम्मिलन जैसी स्थिति है। जो मैं ये कह रहा हूँ निश्चित तौर से निखिल कि ये हमारी एकात्मता को प्रकट करने का, एक भारत श्रेष्ठ भारत को स्थापित करने का ये सबसे बड़ा मंच है। और वही पूरी दुनिया देखेगी कि कितना एकात्म स्वरूप है हमारा और कितना विशद स्वरूप है हमारा। ये समागम पूरा 1 महीने चलेगा और ये दुनिया देखेगी कि कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्वरूप है। जी चाहेंगे, आपने बताया 1 महीने समागम चलेगा, निश्चित तौर पर अपने आप में अनोखा है। किस तरह से ये समागम आगे बढ़ेगा, क्या कुछ इसमें कार्यक्रम होंगे? जैसा कि कहा गया कि संस्कृतियों का मिलन है, आध्यात्मिक उन्नयन के लिए लोग पहुंच रहे हैं, शैक्षिक उन्नयन के लिए पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ किस तरह से ये मिलन, ये समागम आगे बढ़ेगा कार्यक्रम के तौर पर, वो भी जानकारी दें। अश्विनी, आप हमें सुन पा रहे हैं? थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत है अश्विनी से हमारा संपर्क, ऐसा लगता है कि ऑडियो का जो संपर्क है वो शायद नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर अश्विनी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अश्विनी से हमारा संपर्क, जो ऑडियो संपर्क है वो टूट गया है। फिलहाल उनको दोबारा जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण ये जो काशी तमिल संगमम है वो उसकी शुरुआत आज से हुई है और 1 महीने तक ये चलेगा। अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह से रामेश्वरम से जो ट्रेनें चली हैं उसमें स्पेशल कोचेस लगाए गए हैं। और अश्विनी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अश्विनी, आप हमको सुन भी पा रहे हैं ना?
जी अश्विनी, ये जानना चाह रहे थे कि जिस तरह से इतना वृहद, इतना विशाल आयोजन और इतना महत्वपूर्ण आयोजन हो रहा है, कार्यक्रम के तौर पर किस तरह से आगे बढ़ेगा ये जो सांस्कृतिक आध्यात्मिक उन्नयन जो है, किस तरह से कार्यक्रमों के तौर पर एक महीने तक आगे बढ़ेगा? कौन कौन से इसमें जो स्पेशल फीचर्स हैं उसके अगर आप बताना चाहें, किस तरह से आगे जाएगा ये? जी, औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन 19 तारीख को होगा। भारतीय शिक्षा मंत्रालय, केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय, BHU और IIT मद्रास नॉलेज पार्टनर के रूप में इसको काशी के इस प्रांगण में, काशी विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे, देखें जिस तरीके से यहाँ पर पूरा स्टॉल बन रहे हैं, अलग अलग पवेलियन बन रहा है, अलग अलग पवेलियन पे बनते हुए ये पूरा का पूरा क्षेत्र होगा जहाँ पर नवाचार भी होगा, जहाँ पर युवक आएंगे, जहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, जहाँ पर किसान आएंगे, जहाँ पर उद्यमी आएंगे और साथ ही साथ जहाँ पर समागम में आने वाले, संगमम में आने वाले सभी लोग पहुंचेंगे। 200 से ज़्यादा, 200 से 250 के बीच का लगभग 12 लोगों का बैचेज आएंगे और वो 4 दिन यहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद प्रयागराज और अयोध्या भी जाने का उनका कार्यक्रम है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर अनेक ऐसे एक्टिविटीज आयोजित की जाएंगी, सेमिनार होगा, अनेक बौद्धिक सत्र चलेंगे, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और सबसे बड़ी बात जो यहाँ के व्यावसायिक संबंध रहे, चाहे वो बनारसी साड़ियों को कांचीवरम साड़ियों के साथ अगर जोड़कर अगर देखें तो सांस्कृतिक रूप से, और साथ ही साथ हस्तशिल्प और हथकरघा का जो आपसी कनेक्ट है वो भी यहाँ पर अनेक हस्तशिल्पियों और हथकरघा के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग आएंगे, उद्यमी भी आएंगे, युवक भी आएंगे, नवोन्मेषी भी आएंगे, नवाचार भी होगा, ज्ञान विज्ञान की बातें होंगी, अनुसंधान की बातें होंगी, संवाद होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारी संस्कृति जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की है वो और निखर कर सामने आएगी। एक और बात जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हमने देखा कि जो लोग काशी आ रहे हैं तमिलनाडु से, वो बेहद उत्साहित है। काशी के लोगों में क्या कुछ सुगबुगाहट है, किस तरह से उनमें उत्साह है? क्योंकि ये जो आयोजन हो रहा है काशी तमिल संगमम अपने आप में अनूठा है, इससे पहले ऐसा होता हुआ सुना देखा नहीं मैंने। लगता है कि अश्विनी तक हमारी आवाज नहीं पहुंची है। अश्विनी, आप हमें सुन पा रहे हैं? एक बार फिर से अश्विनी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि किस तरह से दो संस्कृतियों का मिलन, उत्तर और दक्षिण का मिलन कहा जा रहा है। जो शैव परंपरा के वाहक हैं, जो मानने वाले हैं, किस तरह से दक्षिण और उत्तर का मिलन इसको परिभाषित किया जा रहा है और किस तरह से इसको देखा जा रहा है। अश्विनी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आपने अभी खुद भी सुना होगा कि जो लोग काशी आ रहे हैं तमिलनाडु से, जो छात्र आ रहे हैं और जो दूसरा दल आ रहा है, वो बेहद उत्साहित है काशी को देखने के लिए, अयोध्या जाने के लिए। लेकिन जो काशी के लोग हैं उनके लिए भी ये जो आयोजन है अपने आप में अनोखा है, निराला है, क्योंकि मैंने नहीं सुना कि इस तरह से जो उत्तर और दक्षिण का आध्यात्मिक सांस्कृतिक मिलन उन्नयन का ये जो कार्यक्रम है इससे पहले कभी हुआ हो। क्या कुछ रिएक्शन काशी के लोगों के हैं? निश्चित तौर से कार्यक्रम अभूतपूर्व है। कार्यक्रम को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं पूरे शहर में, जो कि वड़क्कम काशी और साथ ही साथ अतिथियों के स्वागत के लिए आतुर, अनेक ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए स्वागत में उनके बोर्ड लगाए गए हैं। हाँ, एक चीज जरूर है कि इसे पुनर्व्याख्यायित करने की कोशिश की जा रही है। निखिल, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, अभी हम लोग दशाश्वमेध घाट पर गए। तमिलनाडु से सनातन परंपरा से जुड़े हुए हर परिवार की आकांक्षा होती है कि वो काशी आए। काशी यात्रा जीवन में करने का विशेष महत्व और विशेष प्रचलन और विशेष परंपरा के साथ साथ विशेष उसके विधि विधान भी हैं। लोग आते हैं, त्रिवेणी पहुंचते हैं, गंगा स्नान करते हैं प्रयागराज में, फिर उसके बाद अगर राम जन्मभूमि जाना चाहे जाए, नहीं तो फिर वो गया जाते हैं, गया जाकर वो वहां पर पिंडदान करते हैं। वहां से फिर आने के बाद काशी में गंगा तट पर भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद रामेश्वरम से लाए गए बालू से, वो अपने साथ रामेश्वरम से बालू लेकर आते हैं और उस बालू से विशेष शिवलिंग बनाते हैं और उसी तरह से विग्रहों की स्थापना करते हैं, कार्तिकेय की, गणेश जी की, पार्वती जी की और साथ ही साथ राम की, विष्णु की, ब्रह्मा की। तो सबसे बड़ी बात यह कि शैव और वैष्णव का जो भेद विभेद
तथाकथित तौर से किया जाता है, उत्तर दक्षिण का जो भेद विभेद तथाकथित तौर पर किया जाता है, भाषा का जो विभेद तथाकथित तौर पर किया जाता है, हजारों साल से ऐसा कोई विभेद है ही नहीं, न हमारी परंपरा में, न हमारे प्रचलन में, न हमारे शिष्टाचार में, न हमारे कार्य व्यवहार में, न हमारी धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा में। उसके बाद यहाँ पर गंगा जी के तट पर वो पूजन अर्चन करते हैं, फिर उस बालू को ले जाकर वो गंगा जी में प्रवाहित करते हैं और यहाँ से गंगा जल लेके फिर वो रामेश्वरम पहुंचते हैं और यात्रा एक बार शुरू होती है रामेश्वरम में भगवान के स्थान पर जाके दर्शन करके वहां से बालू लेकर चलने की, और यहाँ से गंगा जल ले जाकर फिर वो रामेश्वरम में भगवान का जलाभिषेक करते हैं, तब जाकर यात्रा पूर्ण मानी जाती है। और ये परंपरा हजारों सालों से है। लोग आज जो हमें समुदाय मिला 30-35 लोगों का समुदाय था, वो लोग अपना ये पूरे के पूरे विधि विधान से लोग कर रहे थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान पीढ़ी ये जाने कि हमारा कितना सांस्कृतिक जुड़ाव एक दूसरे से हमेशा रहा है। जी जी, जैसा कि आपने कहा कि ये विभेद कभी ये विभेद दरअसल कभी रहा ही नहीं। अश्विनी, आपको इसलिए रोकना चाहूंगा क्योंकि आयशा हमारे साथ में फिर से जुड़ गई हैं और ट्रेन में यात्रियों के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, उनके बारे में क्या कुछ किस तरह से वो ये यात्रा पूरी करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और ट्रेन से एक बार फिर से लाइव जुड़ेंगे आयशा के साथ में। अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए। आयशा, किस तरह से ये यात्रा आगे बढ़ेगी, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इस बारे में क्या जानकारी देंगे आप हमें? जी देखिए, छात्र अभी इस ट्रेन में बैठ गए हैं और थोड़ी देर पहले राज्यपाल ने इसे हरी झंडी दिखाई और केंद्रीय सूचना प्रसार मंत्री राज्य मंत्री एल मुरुगन भी स्टेशन पर पहुंचे थे और हजारों की संख्या में लोग उन्हें फेयरवेल दिए। बहुत ही सांस्कृतिक तरीके से, बहुत ही तमिलनाडु के संगीत और तमिलनाडु के जो आध्यात्मिक गीत हैं उनके उन तमाम कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच इन छात्रों को यहाँ से फेयरवेल दिया गया और ट्रेन यहाँ से चल पड़ी है, बनारस रामेश्वरम ट्रेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ छात्र बैठे हैं ट्रेन में। ये जो ट्रेन का सफर है निखिल, ये एक जैसे कि अश्विनी बता रहे थे काशी और रामेश्वरम के धार्मिक महत्व की और आध्यात्मिक महत्व की, लेकिन आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि युवा पीढ़ी जो है इसका महत्व धार्मिक और आध्यात्मिक पीढ़ी जो है न्यू इंडिया के जो सपने हैं, न्यू इंडिया की जो बात करते हैं, इन तमाम चीजों के आधार पर युवा पीढ़ी काशी देखे, काशी पहुंचकर वहां के लोगों के साथ कल्चरल एक्सचेंज ऑफ कल्चर वगैरह वहां पर हो और एक दूसरे की संस्कृति जाने। मेरे साथ छात्र हैं, आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? दिवेश। Divesh, you are going to Kashi. How excited are you? Like, I'm much excited that this is the first time I'm visiting Kashi, Ayodhya, and other historical sites and pilgrimage places. And also, I'm more excited to meet our Prime Minister Modi ji there. If I have a chance to interact with them as young generation, I'm much excited. Okay. What is it that young generation will have to learn from the culture, from Kashi when you go there? Because the new generation is more of into innovations and technology. So what do you expect there? Like in India, foreign people are coming to India because they're wondering about our culture. Yeah. And as an Indian, we should know aware of our culture because we are all divided by our different cultures. Like Tamil people have different cultures and the UP people will have different cultures. And this will let us know that in the cultural exchange program, so we'll be familiar with both the cultures. Like UP people will be familiar with us and we'll be familiar with them. Okay. आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी काशी पहुंच रहे हैं। तो एक भारत अखंड भारत, हाँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत, हाँ, एक भारत श्रेष्ठ जी, इसी विजन के आधार पर ये काशी तमिल संगमम हो रहा है। हाँ, तो ये आपके लिए क्या मायने रखता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत? मैं इधर ही तमिलनाडु में ही जन्मा हूँ, पर मेरा एंसेस्टर्स पूरा नॉर्थ इंडिया से है। अच्छा। तो ये एक अच्छा मौका है कि सब लोग अपन कल्चर जो भी हेरिटेज है, नॉलेज है, हम लोग शेयर करें, क्योंकि सिर्फ कल्चर से ही, क्योंकि अंग्रेजी वालों ने यूनाइटी नहीं था, हम लोग ये कर रहे थे, पर ये अच्छा मौका है कि हम लोग एक साथ मिलकर एक साथ जुटकर पूरा एक यूनाइटी से रहेंगे तो बहुत कुछ होने वाला है। जी देखिए छात्र, ये जो युवा पीढ़ी है, ये लड़का जो है, इनका कहना है कि ये उत्तर भारत से है लेकिन इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ है और ये पहली बार है कि ये उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, काशी देखने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो बातें अभी तक उन्हें नहीं पता, वो महज जो बातें उन्होंने अभी सिर्फ किताबों में पढ़ी है और सुनी है,
इन तमाम बातों को जो है वहां पर खुद जाकर उसका अनुभव किया जाए। और ये जो काशी तमिल संगमम है, एक ऐसा कॉन्फ्रेंस है जिसमें जाहिर है युवा पीढ़ी जो युवा पीढ़ी की ऊर्जा है और जो आध्यात्मिक सफर है उसके साथ उनका, ये दोनों का मिश्रण, दोनों का एक मेल रहेगा। और जो दोनों सांस्कृतिक केंद्रों के बीच जो प्राचीन संस्कृति है उसे जोड़ने का एक प्रयास रहेगा। जी, निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रयास है और इन सभी जो छात्र आपके साथ में हैं इनको बहुत बहुत शुभेच्छाएं, बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद आपका भी और इन सभी छात्रों का भी। अश्विनी, जिस तरह से आप चर्चा कर रहे थे कि जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं वाहक बनेगी, तो आपने अभी सुन भी लिया कि किस तरह से युवा उत्साहित है वहां पर। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका भी और आयशा आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने जिस तरह से देखा तमिलनाडु से चलती ट्रेन से वो लाइव विजुअल्स हमने आपको दिखाए, बातचीत कराई और काशी से हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि काशी तमिल संगमम का महत्व क्या है और कितना वृहद और कितना विशाल यह आयोजन होने जा रहा है। मिड डे प्राइम में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात ताजा खबरों की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कथित अवैध खनन से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए रांची में प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंच गए हैं। उनसे पूछताछ शुरू हो गई है। निदेशालय की 3 अधिकारियों की टीम पूछताछ के लिए कल ही रांची पहुंच चुकी है। हेमंत सोरेन को जांच एजेंसी ने पहले 3 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए थे। और हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, ऐसा लग रहा है कि ये भ्रष्टाचार के मामले से ज्यादा कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप और सियासी मामला उसको बनाने की कोशिश ज्यादा की जा रही है। क्या कुछ जानकारी आप रांची से देंगे हमको? पूछताछ शुरू हो चुकी है, काफी मेहनत मशक्कत के बाद ही ये देखने में आया है कि बहुत जिसको कहते हैं कि कई सारी डेट्स देनी पड़ी। पिछले 3 नवंबर को भी बुलाया गया था हेमंत सोरेन को, लेकिन वो नहीं आ सके। और हमारे साथ में हेमंत सोरेन नहीं आए थे पिछली बार। हमारे साथ दिवाकर कुमार जुड़ चुके हैं। दिवाकर, किस तरह से देखते हैं ये मामला सियासी ज्यादा लगने लगा है, क्योंकि सियासत इसमें अब ज्यादा नजर आ रही है या उसको बनाने की कोशिश की जा रही है? निश्चित तौर पर सियासत जो हम कह सकते हैं वो सियासी बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए, ईडी की अपनी कार्रवाई है। अगर किसी के ऊपर ईडी को कोई जानकारी मिली है या कुछ उनके पास इस तरह के कागजात मिले हैं जिसके आधार पर लगता है ईडी को की पूछताछ होनी चाहिए, तो वो उन्होंने उस प्रक्रिया को एक तरीके से उसका पालन किया और मुख्यमंत्री को उस आधार पर सम्मन किया गया। और इस महीने की 1 तारीख को उनको सम्मन किया गया था कि आप 3 तारीख को ईडी के कार्यालय में हाजिर होइए और जो ईडी की तरफ से जो सवाल और जवाब होंगे उसका जवाब दीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से अपने जो समय है और अपने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला दिया गया था और उसके बाद 3 हफ्ते का वक्त मांगा गया था और उसके बाद 17 तारीख की तारीख जो आज का दिन है वो मुकर्रर किया गया था। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से घटनाक्रम झारखंड में देखने को मिल रहा है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो राज्य भर से रांची पहुंच रहे हैं, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये शक्ति प्रदर्शन भी दिखाने की कोशिश हो रही है। आज जब मुख्यमंत्री को ईडी कार्यालय जाना था और जब वहां उनकी जो पूछताछ हो रही थी उससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उसके बाद जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला था, केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा, केंद्रीय एजेंसियों पर निशाना साधा और उसके बाद जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता थे वो वहां पर जमे हुए थे। जो यहाँ का एक मोराबादी मैदान है वहां पर सुबह से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता इकट्ठा होने शुरू हो गए थे और उसके बाद वो सभी लोग मुख्यमंत्री आवास तक इकट्ठा हुए और उसके बाद वहां से
सबके सब ईडी कार्यालय की ओर रुख किए। तो एक तरीके से जो आप कह सकते हैं कि देश में जो दूसरे पिछले कुछ दिनों में देखने के मिला था, जैसे दिल्ली में मनीष सिसोदिया से जब पूछताछ हो रही थी तब भी जो आपके कार्यकर्ता थे वो ईडी कार्यालय तक पहुंच गए थे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जब ईडी से पूछताछ की बात हुई थी तब भी ईडी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश हुई। तो इस तरीके से एक जो कहते हैं राजनीतिक दबाव भी बनाने की कोशिश होती है। तो ये जो है उसके बाद जो ये सिलसिला है वो पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन झारखंड में जो अवैध खनन का मामला है, कोयले के अवैध खनन का मामला है, ये पिछले 6-7 महीनों से काफी पूरे देश भर में सुर्खियों में रहा है और लगातार इस मामले में करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो यहाँ की खान सचिव रही हैं आईएएस पूजा सिंघल, वो फिलहाल जेल में है और वो लगातार जमानत की कोशिश कर रही है लेकिन जमानत नहीं मिल पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। और जो सूत्रों से जानकारी, ईडी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि ये जो पूरा घोटाला जो करीब करीब है अवैध खनन का जो ये मामला है, ये करीब 1000 करोड़ रुपए का मामला है। और जब दूसरे लोगों से पूछताछ हुई है तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को लेकर कुछ न कुछ ईडी को सबूत मिले होंगे। उसी आधार पर मुख्यमंत्री को समन किया गया है और उस आधार पर आज पूछताछ हो रही है। लेकिन इसको लगातार राजनीतिक बनाने की कोशिश हो रही है और आरोप प्रत्यारोप। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो है कि मुख्य विपक्षी दल है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये केंद्रीय एजेंसियां हैं, स्वतंत्र रूप से काम करती है और ऐसे में अगर उन्हें किसी के बारे में कोई क्लू मिला है तो इस तरह से हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, इस तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस तरह की चीजें अगर कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं और जिस तरह से सिक्योरिटी का इंतजाम राज्य में किया गया है तो इससे आम जनता निश्चित तौर पर प्रभावित होती है। कहीं एम्बुलेंस फंस जाता है, लोग बच्चे जो इसको पिछले बार भी निश्चित तौर पर जो जनता है, आम लोग हैं, वो प्रभावित होते हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि पॉलिटिसाइज न सिर्फ करने की कोशिश की जा रही है बल्कि राजनीतिक दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है। एक बार संक्षेप में हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि क्या है ये पूरा अवैध खनन का मामला और क्या चार्जेस हैं हेमंत सोरेन के ऊपर। देखिए, इस पे कई सारे मामले हैं। जैसे जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे जो सबसे पहला आरोप लगा था वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से गवर्नर को एक शिकायत दर्ज कराया गया था कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने खनन पट्टा अपने नाम पर ले लिया और ये जो है एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता है। और ये मामला फिलहाल अभी विचाराधीन है। इस मामले में राज्यपाल ने पहले इलेक्शन कमीशन जो केंद्रीय सूचना निर्वाचन आयोग है उससे उन्होंने जानकारी मांगी थी और उनका मंतव्य गवर्नर हाउस को आया है। गवर्नर हाउस की ओर से फिर से इस पर मंतव्य मांगा गया। ये मामला फिलहाल चल रहा है। जो पिछले दिनों आपने देखा था कि किस तरह से पूरे झारखंड में एक पॉलिटिक्स चला था, डिप्लोमेसी चली थी कि किस तरह से यहाँ से विधायकों को रायपुर ले जाया गया, पर्यटन पॉलिटिक्स देखने को मिला। लगातार विधायकों को आउटसाइड ले जाकर रखा जा रहा था। उनको इस बात का डर था कि कहीं पार्टी टूट ना जाए, विधायक अलग ना हो जाए। तो इस तरह की चीजें देखने को मिली थी। उसके बाद जब ये अवैध खनन का मामला जो निश्चित तौर पर सामने आया है उसमें जो मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं, जो साहिबगंज से विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और उसके बाद जो ईडी के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि उसमें मुख्यमंत्री को कुछ जानकारी मिली है और कई लोगों से जो कुछ है एक जो गिरफ्तारी हुई थी उनके पास से कुछ हथियार बरामद हुए हैं। तो उसमें यह कहा जा रहा था कि ये जो AK-47 है वो मुख्यमंत्री आवास पे जो सुरक्षा गार्ड लगाए गए थे उनका जो हथियार था वो उनके आवास से मिला है। तो इस तरह के कई चीजें ऐसी ईडी को बरामद हुई है और कई ऐसे कागजात है जो खुलकर अभी तक मीडिया के सामने नहीं आया है। लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत है। उसके बाद ईडी ने पिछले हफ्ते उनको समन किया था, 3 तारीख को बुलाया था और उसके बाद फिर 17 तारीख को बुलाया गया। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से जो एक दबाव की बात मैं कह रहा था, कल मुख्यमंत्री ने अपने तरफ से परसों मतलब 15 तारीख को खुद सामने उन्होंने अप्रोच किया कि 16 तारीख को वो हाजिर होने के लिए तैयार है ईडी के सामने। लेकिन क्योंकि ईडी की भी अपनी व्यस्तता होती है, उनकी टीम चूंकि इसके लिए विशेष टीम बनाई गई है, दिल्ली से 3 वरीय अधिकारी आए हैं और पूरे क्वेश्चनर तैयार किया गया है जो मुख्यमंत्री से आज सवाल जवाब कर रहे हैं। और ये सिलसिला कब तक चलेगा इसका अभी आकलन। लेकिन मीडिया की भीड़ जुटी हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता वहां जुटे हुए और लगातार जो आसपास के इलाके हैं, क्योंकि वो जो ईडी का कार्यालय वहां पर एयरपोर्ट भी है, तो लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने वैकल्पिक रास्तों का इंतजाम किया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन निश्चित तौर पर ईडी कार्यालय के आसपास पूरा जमावड़ा है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी निखिल जी, निश्चित तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपने बताया कि पूरा मामला भ्रष्टाचार का है लेकिन इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है और ये ट्रेंड जो है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। कई अवसरों पर हम इसको देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए दिवाकर कुमार, रांची से जुड़कर हमें ये सारी जानकारियां देने के लिए। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान,
हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। और अब कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय प्राइम में सबसे पहले बात गुजरात के चुनावों की। गुजरात में दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। दूसरे चरण में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं राज्य में पहले चरण के प्रत्याशियों की संख्या भी आज तय हो जाएगी। पहले चरण के मतदान के लिए उम्मीदवारों की नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। राज्य की 182 विधानसभा सीटों में से पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच के बाद यहां फिलहाल 999 उम्मीदवार शेष बचे हैं। इसी बीच बीजेपी ने कल 3 और उम्मीदवारों की एक सूची जारी की। पार्टी अब तक गुजरात के बड़ौदा जिले की मांजलपुर सीट को छोड़कर 181 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। और गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोरों पर है। गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में चुनावी जनसभा की है। भूपेंद्र पटेल के साथ भाजपा नेता अल्पेश ठाकुर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि भाजपा ने अल्पेश ठाकुर को गांधीनगर दक्षिण सीट से प्रत्याशी बनाया है। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा और ज्यादा जानकारी के लिए के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी देंगे? चुनाव प्रचार चरम पर है। आज दूसरे चरण में भी नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है, तो यह तय हो जाएगा कि पूरे 182 सीटों पर कौन कहां किसके सामने है और चुनाव प्रचार लगातार अब जो है जोर ही पकड़ेगा। आज नामांकन का दौर दूसरे चरण के लिए भी खत्म हो जाएगा और जब नामांकन वापसी दूसरे दौर के लिए खत्म होगी तब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा दोनों चरणों के लिए कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में है और कौन किसके सामने चुनाव लड़ रहा है। चूंकि पहले चरण के नामांकन की आज जो दौर पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख है आज, तो आज पहले दौर के लिए तो स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि किस उम्मीदवार के सामने कौन उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। इस बीच हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के सूरत के प्रत्याशी को लेकर कल नाटकीय घटनाक्रम हुआ। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि उनको अगवा किया गया है या फिर कहीं छुपाया गया है, लेकिन वो खुद सोशल मीडिया के जरिए सामने आ और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक झटका है। दूसरी बात यह है कि आज हम देख रहे हैं कि जो आप चुनावी जनसभा में आपने खबर दिखाई भी, अल्पेश ठाकुर जो बीजेपी से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि पिछले चुनाव में आप देखें तो जिन युवाओं की बड़ी चर्चा थी, हार्दिक, अल्पेश, वो अब बीजेपी में है। बीजेपी ने दोनों को टिकट भी दिया है, तो निश्चित तौर पर एक तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़त कह सकते हैं बीजेपी के लिहाज से। और बीजेपी का जो चुनाव प्रचार है हम देख रहे हैं वो जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब गृह मंत्री अमित शाह कल नामांकन में मौजूद थे मुख्यमंत्री के, उन्होंने रोड शो भी किया और इस सप्ताह के अंत में संभावित दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगने वाला है। सौराष्ट्र पर फोकस रहेगा क्योंकि पहले चरण में सौराष्ट्र की जो सीटें हैं उस पर चुनाव होने जा रहा है, तो ऐसे में जो फोकस है वो सौराष्ट्र पर रहेगा। यही वजह है कि चुनाव प्रचार की जो धुआंधार चुनाव प्रचार की शुरुआत है वो सौराष्ट्र से होने जा रही है सभी दलों की। और इसी में इस पर सबका इसलिए भी ध्यान रहेगा कि पिछले साल के मुकाबले, मतलब पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले देखें तो सौराष्ट्र में समीकरण काफी बदल गए। जी, निश्चित तौर पर तो देखने की बात होगी। चुनाव प्रचार चरम पर होने जा रहा है। आज नामांकन दाखिल करने का दूसरे चरण के लिए अंतिम दिन है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और एक बार फिर रुक करेंगे वाराणसी की से जुड़ी हुई खबर का। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर वाराणसी की डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की तरफ से दायर याचिका में ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने, शिवलिंग की पूजा करने और मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने की मांग की गई है। इस मामले में बीते 15 अक्टूबर को ही अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले पर यह तय किया जाएगा कि मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं, यानी कि मुकदमे की पोषणीयता पर आज फैसला आ सकता है। इससे पहले 8 नवंबर और 14 नवंबर को मामले पर आदेश आना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण आगे की सुनवाई नहीं हो सकी। और बिहार सरकार में उद्योग मंत्री समीर महासेठ के कई ठिकानों पर आज सुबह ही आयकर विभाग ने छापे मारे हैं।
ये छापेमारी समीर कुमार महासेठ के पटना वाले घर पर की गई। उनका घर शिव भक्ति निवास के नाम से है, जहां गुरुवार को आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। इस टीम में एक दो नहीं बल्कि 20 से 25 ऑफिसर मौजूद रहे। सुबह 7 बजे से ही आयकर विभाग की टीम ने समीर कुमार महासेठ के आवास पर दबिश दे दी। समीर महासेठ के आवास सहित कंस्ट्रक्शन कंपनी पर छापेमारी जारी है। राष्ट्रीय जनता दल कोटे से नीतीश कैबिनेट में समीर महासेठ मंत्री हैं। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। और इस वक्त जो है तमाम खबरों को लेकर के आर्थिक जगत से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में अजय मिश्रा। स्वागत है अजय, क्या जानकारी देंगे खबरों की? मार्केट्स और फाइनेंशियल मार्केट से जो जुड़ी खबरें हैं उनसे घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को आज कमजोरी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। सेंसेक्स फिलहाल 82 अंकों की गिरावट के साथ 61,898 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी की अगर हम बात करें तो वहां भी गिरावट दिखाई दी, 33 अंकों की गिरावट 18,376 पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले ग्लोबल मार्केट्स ने गुरुवार के दिन गिरावट के संकेत दिए थे। SGX निफ्टी में 67 अंकों की गिरावट दिखाई दी थी। एशियाई बाजारों पर भी गिरावट दिखाई दिया। अमेरिका में डाउ जोन्स 0.12% की गिरावट के साथ बंद हुआ और जापान के निक्के में भी 0.15 और कोरिया के कॉस्पी में आधी फीसदी की गिरावट दिखाई दी। भारत की बात करें, टाइटन, अपोलो, टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स, M&M में गिरावट का माहौल है, जबकि टाटा कंज्यूमर्स, लार्सन, HDFC लाइफ, अदानी एंटरप्राइजेस, ICICI में बढ़त है। नायका और पेटीएम जैसे शेयरों में गिरावट का माहौल जारी है। नायका में 3 सत्रों में 17% की गिरावट हुई, जबकि पेटीएम के शेयर 10% तक टूटे हैं। अब केंद्र सरकार अपने पेंशन धारकों की समस्याओं के निराकरण के लिए देश भर में कई स्थानों पर विशेष शिविरों का आयोजन कर रही है। इसी संदर्भ में पंजाब के जालंधर शहर में भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में पेंशन धारक पहुंचे और उन्होंने इसका फायदा उठाया। पेंशन धारकों ने इस सुविधा के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। आपको बता दें कि डिजिटल इंडिया के तहत अब कोई भी बिना अपने पेंशन ऑफिस गए अपने जीवन का प्रमाण पत्र जारी कर सकता है और ये सुविधा बैंक के जरिए भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको बार बार हर साल जाकर के वहां पर अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र नहीं देना है। आप डिजिटली अपना डेटा सरकार को भेज सकते हैं। पहले आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, उसके बाद डिजिटली सारे डेटा को बायोमेट्रिकली आपको भेजना होगा और जीवन प्रमाण पत्र अपने आप ही सबमिट हो जाएगा। व्यापार प्राइम के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। निखिल, धन्यवाद अजय, अर्थ जगत से जुड़ी इन खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक। और अब बात करेंगे दुनिया भर में छाई हुई सुर्खियों की और दूसरी खबरों की, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर पूर्वी तट से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। उत्तर कोरिया द्वारा अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों को कठोर सैन्य प्रतिक्रिया की चेतावनी देने के कुछ ही घंटों बाद यह मिसाइल दागी गई है। दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर में एक अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। यह पूर्वी सागर जापान के सागर के रूप में भी जाना जाता है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने एक संक्षिप्त बयान में कहा है कि इस बारे में और कोई जानकारी नहीं है कि हथियार कितनी दूर तक गया और कहां जाकर गिरा है। इससे पहले गुरुवार को उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री चो सोन ह्यू ने चेतावनी दी थी कि हाल ही में उत्तर कोरिया पर अमेरिका दक्षिण कोरिया जापान शिखर सम्मेलन समझौते से कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव अधिक बढ़ जाएगा। और अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ने प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल कर लिया है। मध्यावधि चुनाव के एक सप्ताह से अधिक समय बाद रिपब्लिकन पार्टी ने 218 सीटें हासिल की है।
हालांकि मध्यावधि चुनाव के बाद डेमोक्रेट्स ने सीनेट में बहुमत बरकरार रखा है। प्रतिनिधि सभा में बहुमत मिलने के बाद रिपब्लिकन पार्टी बाइडेन प्रशासन के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रिपब्लिकन पार्टी को प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल करने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि सदन में बहुमत हासिल करने पर बधाई देता हूं और सदन में रिपब्लिकन्स के साथ काम करने को तैयार हूं। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका का भविष्य बहुत आशाजनक है और अमेरिका के लोग चाहते हैं कि यहां की सरकार उनके लिए लगातार काम करे। और बात करेंगे खेल जगत से जुड़ी हुई खबरों की। और खेल जगत की खबरों के लिए चलेंगे गौरव के पास। जी गौरव, स्वागत है आपका। शुक्रिया निखिल। और खेल जगत की खबरों की जो शुरुआत करेंगे वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली कल से शुरू होने वाली T20 सीरीज के साथ करेंगे। आईसीसी T20 विश्व कप में सेमीफाइनल से बाहर होने वाली भारतीय टीम अब न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीरीज का पहला मैच कल 18 नवंबर को वेलिंगटन में खेला जाएगा। बतौर कप्तान हार्दिक पांड्या और केन विलियमसन आमने सामने होंगे। तो जाहिर तौर पर ये ऐसी सीरीज होगी जहां पर टीम जो है वो अपनी आईसीसी T20 विश्व कप में जिस तरह से टीम सेमीफाइनल से बाहर हुई उस पर उनकी टीम की नज़र होगी और कहीं ना कहीं उस जो नाकामी है उसको दूर करने पर कहीं ना कहीं टीम पूरा फोकस करेगी। और अच्छी बात यह है कि न्यूजीलैंड की टीम भी जो है वो उनका सफ़र जो था वो भी T20 विश्व कप में सेमीफाइनल में जाकर समाप्त हुआ था। तो ऐसे में दोनों ही टीमों के सामने एक दूसरे के से आगे निकलने की जो चुनौती है वो सामने होगी। बहरहाल अब बात कर लेते हैं शूटिंग की। भारतीय पिस्टल निशानेबाजों ने कोरिया के डेगू में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में अपना स्वर्णिम प्रदर्शन जारी रखते हुए बुधवार को प्रतियोगिता के दूसरे दिन दांव पर लगे चारों स्वर्ण पदक जीत लिए। दिन की पहली पदक स्पर्धा के ऑल इंडिया फाइनल में रिद्धम सांगवान ने पलक को 16-8 से हराकर साल का अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता। रिद्धम ने विश्व कप के काहिरा चरण के दौरान भी इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था। एक अन्य ऑल इंडिया फाइनल में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल महिला जूनियर स्पर्धा में ईशा सिंह को करीबी मुकाबले में 17-15 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा के फाइनल में शिव नरवाल, नवीन और विजय वीर सिद्धू की तिगड़ी ने ली डेमयोंग, मोक जिन मोन और पाक डेरहुइन की कोरिया की टीम को 16-14 से शिकस्त दी। जूनियर पुरुष स्वर्ण में भी सांगर डांगी, सम्राट राणा और वरुण तोमर की भारतीय टीम ने बाजी मारी। और अब बात कर लेते हैं नोवाक जोकोविच के लिए, जिनके लिए बड़ी खुशखबरी आई है। पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच का अगले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने का रास्ता साफ हो गया है। इस साल के शुरुआत में कोविड वैक्सीनेशन न करवाने के बावजूद जोकोविच साल के पहले ग्रैंड स्लैम में खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए थे। आयोजकों ने उन्हें अनुमति भी दे दी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने उन्हें डिपोर्ट करके उनके वीजा पर बैन लगा दिया था। जोकोविच ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो किसी भी हाल में कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई सरकार की ओर से उस समय वैक्सीन लगाए बिना देश में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलियन ओपन के आयोजकों ने जोकोविच को टूर्नामेंट में आमंत्रित कर पहली सीट दी थी। हालांकि अब ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस प्रतिबंध को हटा लिया है। तो खेल जगत से जुड़ी हुई ये थी निकल तमाम बड़ी खबरें, लेकिन वापस एक बार फिर से आपके पास। धन्यवाद गौरव, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और खेल से जुड़ी हुई खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और मिड डे प्राइम के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।